दीवारों पर एक हरी चादर बिछ जाती है। तो ये जहां पर नमी होती है, पानी होता है, वहां पर शैवाल पाए जाते हैं। फिर आता है कवक। ये विषमपोषी होते हैं, मतलब अपना पोषण स्वयं नहीं करते, किसी अन्य माध्यम से करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं विषमपोषी। तो ये विषमपोषी भी पुनः 3 प्रकार के होते हैं। परजीवी, किसी दूसरे पर आश्रित रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मृतजीवी, मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। या सहजीवी, किसी दूसरे के साथ रहकर भी अपना पोषण प्राप्त कर सकते हैं। कौन से होते हैं कवक? आपके जो जैसे गीले चमड़े पर जो सफेद रंग की फफूंद उग जाती है, या बारिश के दिनों में जो कुकुर मुत्ते उगते हैं, या कोई भी रोटी या अनाज जब सड़ जाता है उस पर व्हाइट पाउडर बिछ जाता है, या आपने देखा होगा बहुत सारी फसलें जो ऐसी होती है जिसमें दानों की जगह ब्लैक पाउडर बन जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो आती हैं कवक में। ये विषमपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अपना पोषण स्वयं नहीं कराते। चलिए, फिर आता है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट उभयचर पादप होते हैं, मतलब ये जल और थल दोनों जगह या उनके जंक्शन पॉइंट पर पाए जाते हैं। एक्चुअली ये जमीन पर होते हैं, लेकिन इनको नमी चाहिए, इनको निषेचन के लिए भी जल चाहिए, ये जल पर निर्भर होते हैं। पूर्ण रूप से स्थलीय पादप इनको नहीं कह सकते। लैंड प्लांट जरूर है, फर्स्ट लैंड प्लांट, लेकिन अभी भी पानी पर आवश्यकता इनकी है। टेरिडोफाइट, ये जो है फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट है, ये संवहनी पादप है, क्योंकि उसमें जाइलम और फ्लोएम नाम के संवहन ऊतक पाए जाते हैं। चलिए, जाइलम क्या है? जाइलम एक पाइपलाइन है सिंपल, जो जल का कंडक्शन करती है, जल का संवहन करती है। फ्लोएम भी एक पाइपलाइन है जो हरी पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये जाइलम और फ्लोएम नाम के ऊतक पहली बार जिस पादप वर्ग में विकसित हुए वो टेरिडोफाइट है, इसीलिए इनको कहते हैं संवहनी पादप। लेकिन अब एक समस्या थी। समस्या ये थी, एल्गी फंजाई ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट, यहां जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है। बीजाणु एक सूक्ष्म एक कोशिकीय संरचना होती है। अब ये एक कोशिकीय है, सूक्ष्म है, तो यहां पर इसका ये वीक पॉइंट है। तो आगे कुछ ऐसे पादप विकसित हुए जिसमें बहुकोशिकीय और पहले से ज्यादा रेजिस्टेंस मजबूत रचनाएं बनी, जिनको हम कहते हैं बीज। बीज बहुकोशिकीय होता है और बीजाणु या स्पोर से ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, ज्यादा मजबूत होता है। उसके प्रकीर्णन की, एक जगह से दूसरी जगह फैलने की, उत्तरजीविता की, जीवित रहने की संभावनाएं अधिक होती है। तो क्योंकि यहां तक बीजाणु थे, तो अब बीज वाले पौधे की आवश्यकता महसूस हुई, इसीलिए प्रथम बीजीय पादप जो विकसित हुए दैट इज जिम्नोस्पर्म। लेकिन ये नग्न बीजी थे, जैसे ये टहनी है तो सीधे यहाँ पर बीज का विकास हो जाता है, नग्न बीज होते हैं। लेकिन फिर वही बात कि बीज अगर नग्न है, उसके ऊपर कोई आवरण नहीं है, तो असुरक्षित है, इसीलिए बीज के ऊपर अब फल का आवरण बन गया और फल के अंदर बीज होते हैं, आवृत ढके हुए बीज, तो उसी से एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी का विकास हुआ। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस पौधे में क्या कमी थी, उसको दूर करने के लिए कौन से माध्यमों का विकास हुआ। एक और चीज कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट और शैवाल और कवक में जो जनन संरचनाएं बनती हैं बीजाणु, वो निषेचन के लिए जल पर निर्भर होती है। और जिम्नोस्पर्म में जो पहली बार रचनाएं बनती हैं, जिनको हम परागकण कहते हैं, जो इनमें नहीं थी वो संरचनाएं, वो हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, उनका प्रकीर्णन होता है। लेकिन हवा एक रैंडम पॉलिनेशन है, गारंटी नहीं देती कि नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंच ही जाए। इसीलिए अब एंजियोस्पर्म में कीट परागण का विकास हुआ, जिसमें कीटों के द्वारा एक ही जाति के नर युग्मक को दूसरी जाति के मादा युग्मक तक पहुंचा दिया जाता है। और पहली बार एंजियोस्पर्म में पुष्प का विकास हुआ। तो पुष्प एक ऐसी संरचना है जो जिसमें सुस्पष्ट नर जन्नांग होते हैं, मादा जन्नांग होते हैं,
द्विलिंगी होता है, निषेचन अपने आप भी हो जाता है अगर द्विलिंगी है तो, न कीट की जरूरत होगी न वायु की जरूरत होगी, और जिनमें पर निषेचन होता है उनमें कीटों के माध्यम से होता है। तो एंजियोस्पर्म कुल मिला के परफेक्ट है, निषेचन की गारंटी, फल बनता है, बीज की सुरक्षा हो गई, भ्रूण की सुरक्षा हो गई, बीज फल के अंदर ढका हुआ है, और फल है तो कोई ना कोई जंतु या किसी भी माध्यम से वो बीज जो है वो प्रकीर्णित होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की उसकी गारंटी हो जाती है। तो कुल मिला के पृथ्वी पर अभी जैसे सभी जानवरों में विकसित कौन है, होमोसेपियंस मनुष्य, वैसे ही प्लांट में पहले एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और अब एंजियोस्पर्म आए जो बीज वाले हैं, फल वाले हैं और पुष्प वाले हैं एंजियोस्पर्म। तो ये कुछ क्रम था जो आपको बड़ा कंसेप्ट ध्यान में आना चाहिए। एक और चीज जो आगे देखेंगे कि क्यों ब्रायोफाइट तक विकास रुक नहीं गया और टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म का विकास क्यों आवश्यक था, ये कैसे बने, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक और शब्द मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूंगा, वो भी आप ध्यान दे लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब ध्यान देना, मैं एक शब्द काम में ले रहा हूं, हाँ, शैवाल और कवक के बाद जितने भी पादप समूह हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, उन सबको एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो को हिंदी में क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। तो ये सभी एम्ब्रियोफाइट कहलाते हैं। तो हम इतने पादप वर्ग पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान में होना चाहिए क्रिप्टोगेम कौन सा है, फेनेरोगेम्स कौन सा है, किसमें संवहन उत्तक होते हैं, किसमें भ्रूण बनता है, किसमें भ्रूण नहीं बनता है। एक मिनट, रोशनी डिस्टर्ब हो रही है, हम वापस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। घर से वीडियो बन रहा है इसलिए डिस्टर्बेंस हो रहा है, आगे से हम कॉलेज की क्लास में ही बनाएंगे, डिस्टर्बेंस नहीं होगा। चलिए, एल्गी और फंजाई वो दोनों थैलोफाइट है, फिर एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट ये सभी क्रिप्टोगेम है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म फेनेरोगेम है। एल्गी और फंजाई के बाद जितने भी ये वर्ग हैं उनको एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं, क्योंकि इनमें भ्रूण नाम की संरचना बनती है। अब इसमें भी आगे पढ़ोगे कि इन दोनों में पराग नलिका नहीं बनती, और बाद के दो वर्ग है उसमें पराग नलिका बनती है। ये आगे बड़े क्लासिफिकेशन है, लेकिन हमें ब्रॉड कंसेप्ट होना चाहिए कि कौन से क्रिप्टोगेम है, कौन से फेनेरोगेम्स है, किसमें भ्रूण बनता है, किसमें नहीं बनता है, मतलब ये सब हमको ध्यान में होना चाहिए। चलिए, अब हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज टेरिडोफाइट, लेकिन उससे पहले एक और कंसेप्ट देखिए, एक होता है लोअर प्लांट्स और हायर प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म हायर प्लांट्स, बाकी सब निम्न वर्ग के पादप हैं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और एल्गी, फंजाई। तो यहां पर एक बड़ा कंसेप्ट आता है कि हम विशेष करके बात करेंगे ब्रायोफाइट की। ब्रायोफाइट जो होते हैं वो अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड, अगुणित होते हैं। अब इससे पहले जो एल्गी और फंजाई थे उसमें भी बहुत सारी हैप्लॉइड संरचनाएं बनती हैं, जननांग वगैरह। अब अगुणित अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसके एक साथ समस्या है कि
अगुणित है और इसका मतलब उसमें गुणसूत्र का एक ही सेट है, तो उत्परिवर्तन की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है, उत्परिवर्तन से डैमेज होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए प्लांट ब्रायोफाइट के जो बाद में विकसित हुए जिनको हम टेरिडोफाइट्स कहते हैं, वो अगुणित न होकर द्विगुणित होते हैं। इससे क्या होगा, उत्परिवर्तन से जो होने वाला डैमेज है वो इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि द्विगुणित होगा तो दो एलील होंगे एक ही जीन के, एक एलील डिस्टर्ब हो गया तो दूसरा एलील काम करेगा। और क्योंकि ये लैंड प्लांट है, देखिए लैंड एक अगुणित और द्विगुणित होने का संबंध इससे भी है कि जल से ज्यादा थल पर जो हानिकारक किरणें हैं, यूवी रेज और दूसरी जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज हैं, कॉस्मिक रेज हैं, उनका प्रभाव ज्यादा पड़ता है, म्यूटेशन होने की संभावना ज्यादा होती है जमीन पर। तो जमीन पर अगुणित पादप अच्छी तरह से सर्वाइवल नहीं कर सकते, इसलिए ब्रायोफाइटा के बाद जो लैंड प्लांट आए, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये द्विगुणित हो गए, ताकि क्या हो कि म्यूटेशन का या उत्परिवर्तन का या डैमेज होने की संभावना नहीं है। चलिए, ये अगुणित और द्विगुणित भी आपको रटा हुआ कंसेप्ट नहीं है, उसको भी समझ लीजिए। देखिए, मान लो कोई एक जीव है, उसमें केवल 4 गुणसूत्र हैं, सपोज 4 क्रोमोसोम, तो समझना यदि 4 गुणसूत्र का एक ही जोड़ा पाया जाए, एक ही सेट हो, तो उसको अगुणित कहते हैं। लेकिन द्विगुणित कब होगा कि गुणसूत्र जोड़े के रूप में होते हैं। मूल गुणसूत्र यही है, लेकिन ये इसकी जेरॉक्स कॉपी है, ये इसकी जेरॉक्स कॉपी, ये इसकी जेरॉक्स कॉपी, ये इसकी जेरॉक्स कॉपी, तो ये एक सेट हो गया जो मूल सेट है। ये दूसरा सेट हो गया जो इसकी जेरॉक्स कॉपी है, मतलब इसमें जो जीन है, लक्षण है, वो इसमें भी है। तो यदि गुणसूत्र अपनी कॉपी के साथ डबल जोड़े में पाए जाते हैं तो वो द्विगुणित है, और अगर गुणसूत्र का एक ही जोड़ा है, सॉरी एक ही सेट है, तो उसको कहते हैं अगुणित। जैसे हम होमोसेपियंस द्विगुणित है, 2n = 46, यानी हमारे मूल गुणसूत्र तो 23 ही हैं, बाकी 23 तो उनकी कॉपी है। जैसे ये 2 3 4 इस तरह से 23 है, ये एक पूरा सेट हो गया। फिर दूसरा सेट ये एक, ये इसकी कॉपी 2, ये इसकी कॉपी 3, इस तरह से 23। तो ये एक अगुणित जोड़ा, ये एक अगुणित जोड़ा, और दोनों हैं, इसीलिए हम क्या है, द्विगुणित। तो एक बात आप ये भी ध्यान में रखना कि ब्रायोफाइटा तक जो प्लांट है वो हैप्लॉइड है, अगुणित है। लेकिन इसके बाद हम बात करें टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये द्विगुणित होते हैं। और ये द्विगुणित बने क्यों? क्योंकि उत्परिवर्तन का जो डैमेज है उससे बचा जा सके। ठीक है, तो ये हमने डिटेल में अभी इंट्रोडक्शन देखा, एल्गी का, फंजाई का, ब्रायोफाइट का, टेरिडोफाइट का, जिम्नोस्पर्म का और एंजियोस्पर्म का। अब हम टेरिडोफाइट को पढ़ने से पहले हम शुरुआत करेंगे ब्रायोफाइट से। उसकी लाइफ साइकिल आप शॉर्ट में, वैसे आपको ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सभी अलग अलग सर पढ़ाएंगे, एल्गी फंजाई भी अलग पढ़ाएंगे, लेकिन मैं एक बार सभी की लाइफ साइकिल शॉर्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि हम अगर क्रम से समझ पाए तो ही अच्छा कंसेप्ट होगा कि पहले में ए में क्या कमी थी तो बी आया, बी में क्या कमी थी तो सी आया, बी और सी में क्या समानता है, क्या अंतर है, तभी समझ पाओगे जब आप शुरुआत से समझोगे। तो एक बार हम लाइफ साइकिल को समझ लेंगे, सबका इंट्रोडक्शन देख लेंगे, फिर हमारा जो पर्टिकुलर पेपर है टेरिडोफाइट्स, उसको हम शुरू करेंगे, जिनको हम संवहनी वैस्कुलर क्रिप्टोगेम कहते हैं, है ना। तो आज हम इतना ही देखते हैं, इंट्रोडक्टरी क्लास है, रेगुलर हम मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो में अपलोड करूंगा, फिर आपका जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर आपको लिंक शेयर करूंगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नियमित रूप से वीडियो देखते रहें, चैनल में बने रहें, और आपके जो साथी जो फर्स्ट ईयर में एडमिटेड हैं लेकिन ग्रुप में नहीं है, उनका भी नंबर शेयर करें, हम उनको ग्रुप में जोड़ देंगे। लेकिन शर्त यह है वो अपने ही कॉलेज की बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो। और एक और बात,
कई बार कोई स्टूडेंट लेफ्ट हो जाता है, फिर वापस कोई दूसरा उसको जोड़ने की रिक्वेस्ट करता है, तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए, वापस उसी शर्त पर जोड़ा जाएगा जब वो व्यक्ति जो लेफ्ट होने वाला है स्टूडेंट को खुद रिक्वेस्ट भेजे। अदरवाइज दूसरे जो हैं वो उसकी तरफदारी न करें। क्या परिस्थितियां हमें नहीं पता, क्या पता वो फेक स्टूडेंट है, किस कारण से निकला है। जो लेफ्ट होता है वो स्वयं रिक्वेस्ट भेजेगा तो ही उसको वापस ग्रुप में जोड़ा जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्लास जो है इंट्रोडक्टरी, वो हम हमारे कॉलेज के जो क्लासेस है बोर्ड उसी से शुरू करेंगे, आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा, आप बने रहिए।